नमस्कार, मैं राजीव कुमार, टीजीटी हिंदी, प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक ऐसे महापुरुष के जीवन से जुड़ी कहानी का पाठ करेंगे जिनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनके नेतृत्व में भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली, जिन्हें लोग आज भी प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं, जिनका पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के प्रति समर्पित था। उन्होंने ही कहा था, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। विद्यार्थियों, क्या आप बता सकते हैं कि उस महान व्यक्ति का क्या नाम था? जी, बिल्कुल सही। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत में उनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जबकि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम के अंत में हम लोग जानेंगे कहानी वाचन की आदर्श शैली, पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और वाक्य में उनके प्रयोग, महात्मा गांधी के सद्विचार और सहज व्यवहार के साथ साथ नमक कानून क्यों तोड़ा गया वह भी जानेंगे तथा अंत में हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से भी अवगत होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रिमझिम भाग 4 में संकलित महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित कहानी स्वतंत्रता की ओर, जिसकी लेखिका है सुभद्रा सेनगुप्ता, जिसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी ने। पाठ का शीर्षक है स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता-पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते, पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी।
धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थीं और कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रही हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है। ये तो तुम्हें पता ही है कि वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा। धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी ये कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, ये अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। हाँ, महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे।
1 महीने तक पैदल चलेंगे? धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वो तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, हाँ, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ। तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी। तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़ी धीरज से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। वो जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, ये मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ? धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा। दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। हाँ, ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले। मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा
तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। कैसी लगी यह कहानी बच्चों? अच्छी थी ना? विद्यार्थियों, आपने कहानी के दौरान कुछ ऐसे शब्दों को भी देखा और सुना होगा जिनके अर्थ से शायद आप परिचित नहीं होंगे। तो चलिए अब हम उन कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और वाक्य में उनके प्रयोग को देखते हैं। पहला शब्द है योजना, जिसका अर्थ है रूपरेखा, यानी किसी काम को करने से पहले की जाने वाली तैयारी, अंग्रेजी में जिसे हम प्लान कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पिताजी ने शिमला जाने से पहले एक योजना बनाई ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। दूसरा शब्द है सूत, यानी कच्चा धागा या डोरी, अंग्रेजी में जिसे थ्रेड कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सूत से कपड़े बनाए जाते हैं। तीसरा शब्द है चरखा, मतलब सूत काटने की मशीन, जिसे अंग्रेजी में स्पाइनिंग व्हील कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहले लोग चरखा से सूत काता करते थे। चौथा शब्द है खादी, यानी हाथ से बनने वाले कपड़ों का एक प्रकार, जिसे अंग्रेजी में भी खादी के नाम से ही जाना जाता है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। आज़ादी के समय लोग ज़्यादातर खादी के बने कपड़े पहनते थे। पांचवा शब्द है कर, मतलब वस्तुओं की खरीदारी व सेवाओं पर लगने वाला अतिरिक्त भार, जिसे अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सरकार लोगों की मदद कर से जमा हुए पैसों से करती है। छठा शब्द है विरोध, मतलब खिलाफ, अंग्रेजी में हम अगेंस्ट कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। बुरे काम करने वालों का विरोध करना चाहिए। सातवां शब्द है सत्याग्रह, जिसका अर्थ है सत्य के लिए किया गया आग्रह या हठ। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया था। आठवां शब्द है स्वतंत्र, यानी आज़ाद या मुक्त, जिसका अंग्रेजी अर्थ है इंडिपेंडेंट। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पक्षियों को पिंजरे से निकालकर स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो चलिए अब हम कहानी के सारांश को देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद में स्थित महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से होती है, जहां 9 साल का धनी अपने माता पिता के साथ रहता था। इस आश्रम में पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, गाय
और बकरी का दूध दूहना आदि। धनी बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल किया करता था। एक दिन धनी देखता है कि सभी गांधी जी के कमरे में बैठकर कोई योजना बना रहे थे। धनी उस योजना के बारे में जानने के लिए माँ के पास जाता है। माँ उसे सिर्फ यह कहकर भगा देती है कि वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। धनी अधिक जानकारी के लिए सीधा बिंदा चाचा के पास पहुंचता है। बिंदा चाचा बताते हैं कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और वहां नमक बनाएंगे। नमक के नाम पर धनी चौंक कर पूछता है, जब नमक दुकान में मिल रहा है तो उसे बनाने की जरूरत क्या है? इस पर बिंदा चाचा धनी को बताते हैं कि सभी भारतवासी को, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे नमक पर कर यानी टैक्स देना पड़ता है। और तो और ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी है। इतना सुनते ही धनी कहने लगा, तब तो गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं और वह भी इस यात्रा में भाग लेगा। धनी अपने पिता से दांडी जाने की बात करता है, किंतु वे यह कहकर मना कर देते हैं कि सिर्फ वे लोग ही जाएंगे जिन्हें गांधी जी ने खुद चुना है। इस पर धनी बोलता है, ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उनसे अनुमति मांगूंगा। एक दिन वह मौका पाकर गांधी जी के पास पहुंचकर हिम्मत करके पूछता है, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी छोटे हो बेटा, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ दांडी की दूरी तय कर पाएंगे। इस पर धनी बोला, पर आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे? गांधी जी कुछ सोचकर बोलते हैं, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। धनी गांधी जी की बात तुरंत समझ जाता है और कहता है, आप जाइए, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। विद्यार्थियों, आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि देश की आज़ादी में गांधी जी के साथ साथ और भी कई लोग थे जो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे थे। साथ ही साथ आप यह भी समझ गए होंगे कि गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा था। इसके अलावा हम गांधी जी के सहज सरल स्वभाव से भी परिचित हुए कि जो लोग थोड़ी सी प्रसिद्धि, उच्च पद या प्रतिष्ठा पाने पर अकड़ने लगते हैं, ऐसे लोगों को महात्मा गांधी जी के सरल सहज व्यवहार और विचार को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। अब हम इस कहानी में प्रयुक्त व्याकरण शब्दों की ओर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आपने इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द देखे होंगे जिन पर बिंदु और चंद्र बिंदु का निशान लगा होगा। जिन शब्दों पर बिंदु लगा होता है, जैसे गांधी, पसंद, बिंदा, दांडी, लंबी, स्वतंत्रता, अक्लमंद, बंद गोभी आदि को अनुस्वार कहते हैं। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। वहीं कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर चंद्र बिंदु का निशान लगा होता है, जैसे कुएं, जहां, फूंक, माँ, बांध, गांव, हंसा, पहुँच, करूँगा आदि को अनुनासिक कहते हैं। इनके उच्चारण में सांसें मुंह से ज़्यादा नाक से कम निकलती है। हमें इनका प्रयोग ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हंस
धातु पर अनुस्वार लगाने से हंस अर्थात एक पक्षी का नाम हो जाता है, जबकि अनुनासिक लगाने से हंस अर्थात हंसने की क्रिया हो जाती है। इसी तरह के अन्य शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक और अन्य किताबों से चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और अनुनासिक और चंद्रबिंदु के अनुसार उसका उच्चारण करने की कोशिश कीजिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।